हम 10th क्लास के ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज मेरा 2 चल रहा था, जिसमें भूमि एवं मृदा संसाधन पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग भूमि के बारे में जान रहे थे, भूमि का संसाधन, भूमि संसाधन, उसका उपयोग, भूमि निम्नीकरण, उसके बाद भूमि ह्रास, उसका संरक्षण का उपाय, ये सब हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे। उससे आगे मेरा आज क्या पढ़ेंगे, मृदा के बारे में जानेंगे। क्या करेंगे आज, मृदा के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं कि मृदा क्या होता है। कहता कि मिट्टी या मृदा, क्या है, मिट्टी या मृदा, दोनों एक ही वर्ड है, एक ही शब्द है, मिट्टी या मृदा। तो जानते हैं मृदा क्या होता है। तो पृथ्वी की ऊपरी सतह जिस पर वनस्पतियां उगती है और फलती फूलती है, उसे मृदा संसाधन कहते हैं। कहता है पृथ्वी की ऊपरी परत, क्या, पृथ्वी की ऊपरी परत जिस पर वनस्पतियां कहते उगती है और फलती फूलती, उसे क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। जिस पर हम लोग टहलते हैं वे क्या है, मृदा है। जिस पर हम लोग टहलते हैं या खेती बाड़ी करते हैं, ये सब क्या है, सभी मृदा है। तो आगे देखा कि मृदा नवीकरणीय संसाधन है। दूसरा कहा कि मृदा एक क्या, नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन ये होता है जो कभी खत्म न हो या पुनः प्राप्त किया जा सकता हो, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन कैसे हुआ ये, अगर मृदा में कोई पोषक तत्व की कमी हो जाता है तो हम उससे बाहर से कोई पोषक तत्व दे के उसको क्या करते हैं, फिर पुनः उपजाऊ योग बना लेते हैं। तो यही इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, एक ये नवीकरणीय संसाधन है। क्या है, मृदा एक नवीकरणीय संसाधन है। दूसरा, मृदा का निर्माण होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। कहा कि मृदा निर्माण में 1 सेंटीमीटर मृदा निर्माण करने में कम से कम सैकड़ों साल से अधिक समय लगते हैं। इसलिए हम लोग मृदा को क्या करेंगे, संरक्षित करके रखेंगे। आगे देखते हैं। मृदा निर्माण के कारक एवं घटक, क्या है, दूसरा टॉपिक है मृदा निर्माण के कारक एवं घटक। तो मृदा निर्माण के 5 प्रमुख घटक है। मृदा निर्माण के क्या है, 5 प्रमुख घटक है, जो रूस के वैज्ञानिक दोकोचेव के अनुसार मृदा निर्माण के 5 घटक बताए थे। उसमें पहला का क्या, स्थानीय जलवायु, माने उस जगह का क्या है, जलवायु की स्थिति, माने मौसम की क्या स्थिति है। दूसरा, पूर्ववर्ती चट्टान और खनिज कण। दूसरा में क्या है, पूर्ववर्ती चट्टान एवं खनिज कण। तीसरा, वनस्पतियां और जीव। तीसरा में क्या है, वनस्पतियां और जीव। चौथा है भू आकृति और ऊंचाई। चौथा क्या है, भू आकृति और ऊंचाई। पांचवा, मृदा बनने का समय, जो मृदा बनने में जो समय लगता है। ये क्या था, मृदा निर्माण के कारक या घटक, जो पहले सबसे पहले कौन दिया था, तो रूस के वैज्ञानिक दोकोचेव ने। आगे टॉपिक देखते हैं। कि मृदा का निर्माण, करा कि मृदा के निर्माण कैसे होता है। तो देखते हैं, करा कि मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने से शुरू होता है। टूटने की यह प्रक्रिया वर्षा, बर्फ, हवा, ग्लेशियर तथा बहते पानी के कारण निरंतर चलती रहती है। कहता है कि मृदा का जो निर्माण है ये सबसे प्रारंभ किससे होता है, तो चट्टान को टूटने से शुरू होता है। यह प्रक्रिया बराबर चलते रहती है, जैसे वर्षा, बर्फ, हवा, ग्लेशियर तथा बहते पानी के कारण निरंतर उसमें क्या रहती है, परिवर्तन होता है। उसमें रासायनिक कारण भी है, जैसे नमी और वायु रासायनिक कारण है। विभिन्न रासायनिक यौगिक पानी में घुलकर रासायनिक क्रिया करती है, जिससे चट्टान मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है। जिससे क्या होता है, मिट्टी में चट्टान परिवर्तित हो जाता है। और जब ये मिट्टी बन जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको अपने यूज में ला लेते हैं, उसमें हम लोग खेती करना स्टार्ट करते हैं। जैसे दिखाया कि सबसे पहले देखिए उसके मिट्टी निर्माण में क्या चाहिए, जलवायु का परिवर्तन होना चाहिए। क्या है, जलवायु की स्थिति क्या है उस जगह पर, जैसे देखिए दिखाया है। उसके बाद वनस्पति, उसके बाद क्या है, ह्यूमस, उसके बाद ये देखिए साइल चट्टान, उसके बाद है खनिज मृदा। क्या ये सब सही प्रोसेस होने के बाद क्या आता है, यहाँ मृदा बन जाता है। क्या बन जाता है,
तो मृदा, और मृदा जब ये बन जाता है तो हमारे काम की हो जाता है, तो हम लोग क्या करने लगते हैं, कृषि करने लगते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। कहता कि मृदा की संरचना या संगठन, क्या है मृदा का संरचना या संगठन, तो कहते हैं मिट्टी या मृदा के परत के संगठन या सजावट को मृदा संरचना या मृदा संगठन कहते हैं। कह रहा क्या, मृदा के संगठन या सजावट को, संगठन या सजावट को क्या कहते हैं, तो मृदा संगठन कहते हैं। जैसे दिखाया है, ये इसे 3 भागों में बांटे जाते हैं। इसको कितने भाग में बांटे हैं, तो 3 भाग में। पहला टॉप सॉइल माने ऊपरी परत, जिसको ऊपरी परत कहते हैं। दूसरा है मध्य परत। तीसरा हो गया अध परत। तीसरा क्या है, अध परत। तो कहता कि मृदा के ये संरचना, हम तो संरचना कैसे पता चलता है, या संगठन, तो इसको हम जब मृदा को काट के देखेंगे, या हम लोग अपने गांव घर में जब हम लोग क्या करते हैं, कुदाली से गड्ढा कोड़ते हैं, तो उसमें अनेकों रंग की परत दिखाई देता है मृदा का। तो वही का क्या कहा, मृदा का संरचना या संगठन होता है। क्या होता है, मृदा का संरचना या संगठन होता है। तो उसमें 3 तरह के होते हैं, जैसे दिखाया गया है। यह टॉप सॉइल, जिसमें क्या है, टॉप सॉइल को हम कहते हैं ऊपरी परत, जिसमें पेड़ पौधा के देखिए उगता है। ये इसमें क्या होता है, पेड़ पौधा उगता है। उसके सब सॉइल जो मध्य परत में आता है बीच में, इसमें क्या कहते हैं, ये इसमें। उसके बाद है बेड रॉक, क्या है, बेड रॉक या अध परत, जो मूल चट्टान का ही रूप है। तो इसमें बड़े बड़े कण रहता है। इसके बाद इसमें क्या होता है, बड़े बड़े चट्टान रहते हैं। इसके बाद इसमें ज्यादा सब सॉइल में जाता है क्या, मध्य परत में, तो ये इसमें छोटा छोटा हो जाता है, इसकी अपेक्षा इसमें छोटा रहता है। और इसके बाद ये क्या होता है, मिट्टी के रूप में कन्वर्ट होता है, इसमें छोटे छोटे कण हो जाते हैं। और इससे ये क्या है, हमारे पौधे के उपयोग में आ जाते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं। तो इसको कहते हैं टॉप सॉइल, उसका सब सॉइल और बेड सॉइल। अगर हिंदी की बात करते हैं, उसको हम ऊपरी परत कहते हैं, और बीच वाले को कहते हैं मध्य परत कहते हैं, और नीचे वाले को अध परत कहते हैं। इसको डिफिनेशन से जान लेते हैं। कहता कि विशेष ऊपरी परत, जो हम लोग पढ़े थे, ऊपरी 3 परत बांटे थे, उसमें था ऊपरी परत। ऊपरी परत विशिष्ट रंग और बारीकी संरचना के आधार पर इसे पहचाना जा सकता है, और इसमें जैविक पदार्थ रहते हैं। कहता कि जो ऊपरी परत पढ़े थे, उसमें क्या कहता है कि इसमें क्या होता है, बारीकी संरचना माने क्या, छोटे छोटे कण होते हैं। कैसे छोटे, क्या होते हैं ऊपरी परत में, छोटे छोटे कण होते हैं इसमें, ठीक है। और का इसका जैविक की पदार्थ होता है, इसमें जैविक के पदार्थ होता है। जैविक पदार्थ में क्या, जैसे ह्यूमस, कोई पेड़ पौधा क्या होता है, जब ये अपघटन होता है, उससे क्या होता है, जैविक पदार्थ मिलता है। और हमारे जो वृक्ष लगाते हैं या पौधा लगाते हैं, उसमें उसको बढ़ने ग्रो करने में वे सहयोग देता है। उसके बाद था दूसरा, जिसको मध्य परत कहते थे या उप परत कहते थे, जिसको दूसरे नंबर पर पढ़े थे। तो कहता है इसमें ऊपरी परत पे अधिक छोटे छोटे कण होते हैं। क्या होते हैं, और इसमें ह्यूमस का कम रहता है। और उसमें कहा कि इसमें भी क्या, अधिक छोटे छोटे कण रहते हैं। इसमें भी दूसरा वाला में भी क्या होता है, छोटे छोटे कण रहता है। और इसमें कहता है ह्यूमस कम रहता है, इसमें ह्यूमस नहीं मिलता है, इसमें ह्यूमस की मात्रा नहीं रहता है। तो ह्यूमस मिलता कहाँ से, जितने भी जीव जंतु या पेड़ पौधे क्या करते हैं, जब हमारे वे सड़ते गलते हैं, तो उससे हमारे मिट्टी में या मृदा में क्या आता है, ह्यूमस की मात्रा मिलता है। लेकिन मध्य वाले परत जो रहते हैं, उसमें क्या, ह्यूमस की मात्रा कम होता है। तीसरा कहता है, तीसरा परत पढ़े थे कि अध परत या निचली परत या मूल चट्टान जिसको कहा जाए। इस परत में आरक्षित मूल चट्टाने रहती हैं। क्या रहता है, आरक्षित मूल चट्टान। जैसे देखते हैं ना, तो ये सब बड़ा भाग ये क्या, चट्टान की भाग है। ये सब क्या है, सभी मूल चट्टान है। इससे बड़ा, इसके बाद ये कन्वर्ट होता है, इसके बाद ये कन्वर्ट बन के हमारा मृदा का निर्माण कर देता है।
मृदा के गुण। आप देखते हैं मृदा के गुण, कह रहा कि मृदा के भौतिकी और रासायनिक गुण उसकी उर्वरता का निर्धारण करते हैं। कहता क्या, मृदा के भौतिकी गुण और रासायनिक गुण मिलकर दोनों क्या करता है, मृदा का निर्धारण करता है। तो देखते हैं पहले भौतिकी गुण में क्या है, क्या है पहले जानते हैं हम लोग भौतिकी गुण क्या है। तब पहला भौतिकी गुण में देखते हैं कि गठन क्या है, गठन कहता है कणों के आकार पर निर्भर करता है। करा कि उसके कण, मैंने उसके जो छोटे छोटे कण होते हैं उसमें कैसा कण है, तो इसको किससे पता चलता है, तो गठन से पता चलता है। करा कि बनावट, इसमें कणों की सजावट की है, उसमें करा कि सजावट की से उसके से बनावट की पता चलता है। रंग, इसमें मिट्टी के प्रकृति का पता चलता है, किसके, तो रंग से क्या पता चलता है, तो मिट्टी के प्रकृति के बारे में पता चलता है। उसके बाद था रासायनिक गुण, क्या था दूसरा, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या कहता कि आप देखो पहला इस पॉइंट में है क्या, मिट्टी का पीएच मान 7 रहना चाहिए। कहता रासायनिक गुण में मिट्टी का पीएच मान कितना रहना चाहिए, 7 रहना चाहिए। दूसरा है इसका निर्धारण प्रयोगशाला में होता है। करा के दूसरा जो गुण है उसमें करा कि इसका जो प्रयोग कहाँ होता है, तो प्रयोगशाला में, इसका निर्माण कहाँ होता है, प्रयोगशाला में। तीसरा के 7 से कम अम्लीयता तथा 7 से अधिक क्षारीय होता है। कह रहा कि जब मिट्टी का गुण 7 से कम है तो वे अम्लीय है और 7 से अधिक है तो वे क्षारीय है। ये सब क्या है, सभी मिट्टी का गुण है। आगे देखते हैं फिर, मिट्टी के प्रकार। आप देखते हैं हम लोग मिट्टी के प्रकार, कहता भौतिकी गुण या कणों के आधार पर मिट्टी 3 प्रकार के होते हैं। कह भौतिक गुण या कणों के आधार पर, क्या भौतिकी गुण या कण के आधार पर मिट्टी के 3 प्रकार होते हैं। पहला है इसमें बलुई मिट्टी, क्या है, पहला है बलुई मिट्टी। तब दूसरा क्या, चिकनी मिट्टी, दूसरा है चिकनी मिट्टी। चौथा है दोमट मिट्टी, तीसरा क्या है, दोमट मिट्टी। बोला आप देखते हैं कि बलुई मिट्टी क्या होता है, जिस मिट्टी में क्या होता है, बालू की मात्रा अधिक हो, क्या हो, बालू की मात्रा अधिक हो, उसे बलुई मिट्टी कहते हैं। जिस मिट्टी में क्या हो, बालू की मात्रा अधिक हो, उसे बलुई मिट्टी कहते हैं। ये मिट्टी पानी सोखने के लिए जाने जाता है, इसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक सोखता है, कौन, बलुई मिट्टी। दूसरा है चिकनी मिट्टी, क्या है दूसरा, चिकनी मिट्टी। इसमें कहता है पंख या गाद की मात्रा अधिक होता है, इसमें पंख या गाद की मात्रा क्या होता है, अधिक होता है, पंख या गाद। चिकनी मिट्टी में पंख या गाद की मात्रा क्या होता है, अधिक होता है, इसे हम चिकनी मिट्टी कहते हैं। इसमें कहता है कि जब ये मिट्टी भींगा हुआ रहता है तो चिपचिपा टाइप का रहता है, और जब ये सूख जाता है तो बहुत टाइट हो जाता है और इस बीच में दरारें फट जाती है। क्या होते थे, जब ये सूखती है तो इसमें दरारें फट जाती है। उसके बाद होता है दोमट मिट्टी। तो दोमट मिट्टी होता है जिसमें बालू की मात्रा और पंख या गाद की मात्रा बराबर हो, जिसमें पंख और बालू की मात्रा क्या हो, बराबर हो, उसे हम कहते हैं दोमट मिट्टी। पंख या गाद प्लस क्या, बालू, जिसमें पंख या गाद और क्या कहते हैं प्लस क्या, बालू की मात्रा जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो वे क्या कहलाते हैं, दोमट मिट्टी कहलाते हैं। और ये सबसे अधिक उपजाऊ होता है। दोमट मिट्टी क्या होता है कि बहुत सारा अधिक उपजाऊ होता है। इसके बाद हम फिर आगे देखते हैं, कहता मिट्टी के प्रकार। अब ये तो भौतिकी गुण या कण के आधार पर था। अब दूसरा क्या है, मिट्टी के भी प्रकार इसमें है कि उत्पत्ति या प्राप्ति के आधार पर, क्या है, उत्पत्ति या प्राप्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति या प्राप्ति के आधार पर मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति या प्राप्ति के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्थानबद्ध या अवशिष्ट मिट्टी। पहला कारक इसमें क्या है, स्थानबद्ध
या अवशिष्ट मिट्टी। जो स्थानबद्ध माने क्या, ऐसा मिट्टी जो एक ही जगह पाया जाता हो, जो एक ही जगह रहता हो। जब मूल चट्टान टूट के मिट्टी का निर्माण करते हैं तो ये मिट्टी एक ही जगह रहता, कहीं दूसरे जगह नहीं जाता है, उसे क्या कहते हैं, स्थानबद्ध मिट्टी कहते हैं। उसके बाद दूसरा था क्या, बाहित या स्थानांतरित मिट्टी। दूसरा है बाहित या स्थानांतरित मिट्टी। तो ये मिट्टी क्या होता है, जो एक स्थान से अपने मूल स्थान के से छोड़ के कहीं दूसरे जगह मिट्टी मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं, बाहित मिट्टी या स्थानांतरित मिट्टी कहती है। जो अपने मूल स्थान से हट के कहीं दूसरे जगह मिट्टी मिलता है तो ये स्थानांतरित मिट्टी कहलाते हैं। जैसे जब नदी की बाढ़ आता है तो ये क्या अपने साथ मिट्टी लेके आता है, तो एक स्थान से क्या करता है दूसरे स्थान पर लेके चला जाता है, वही कहलाता है क्या, बाहित मिट्टी या स्थानांतरित मिट्टी कहलाता है। अब कह रहा क्या, मिट्टियों का भारत में वितरण एवं वर्गीकरण। हमारे भारत में मिट्टी कितने भाग होते, हमारे भारत कहता क्या, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार भारत के मिट्टियों को 8 भागों में बांटा गया है। कह रहा कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार, जो एक संस्था है और हमारे ये पूसा दिल्ली में है, और ये कह रहा कि जो मिट्टी कितने भाग में बांटे गए हैं, 8 विभाग में बांटे गए हैं। क्योंकि हमारा भारत, जो यहाँ की जलवायु एक जैसा नहीं है, भिन्न भिन्न है, वहां पर क्या है, जलवायु भिन्न भिन्न है, इसलिए हमारी मिट्टी भी क्या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रंग के पाए जाते हैं। तो हमारे जो क्या कहते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार 8 भागों में किसको बांटे हैं, मिट्टी को। पहला इसमें है जलोढ़ मिट्टी, पहला क्या है, जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद दूसरा है काली मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी, दूसरा कौन है, काली मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी। तीसरा है लाल मिट्टी या क्या है, पीली मिट्टी, क्या है, लाल मिट्टी या पीली मिट्टी। चौथा है लेटराइट मिट्टी। पांचवा मरुस्थलीय मिट्टी या रेतीली मिट्टी, पांचवा क्या है, मरुस्थलीय मिट्टी या रेतीली मिट्टी। छठा है वन या पहाड़ी मिट्टी, वन या पहाड़ी मिट्टी। चौथा है लवणीय और क्षारीय मिट्टी, लवणीय या क्षारीय, क्या है, लवणीय या क्षारीय मिट्टी। आठवां है पिट और जैविक मिट्टी या दलदली मिट्टी। ये हो गया 8 प्रकार। अब हम सभी के बारे में एक एक करके बारे में जानते हैं। पहले जानते हैं क्या, जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो हम लोग 8 प्रकार के पढ़े थे मिट्टी, उसमें पहला क्या था, जलोढ़ मिट्टी। तो आप जानते हैं जलोढ़ मिट्टी क्या होते हैं। तो पहला क्या है, जलोढ़ मिट्टी, कहता है जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। कहता कि जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो जल की कहां से लाएगा, जैसे हम जानते हैं कि नदियां सब कहां से निकलती हैं, तो पहाड़ से निकलती है। जैसे हमारा बात करेंगे तो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये नदी हमारे पहाड़ की तरफ से निकलते हैं, ठीक है। और पहाड़ की तरफ से जब निकलता है तो उसके साथ क्या होता है, मिट्टी आ जाती है। क्या आ जाते हैं, कुछ मिट्टी आ जाते हैं, और ये मिट्टी जहां तक फैलते हैं उसी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जो उसके जल के द्वारा हमारे क्षेत्र में आते हैं और ये जहां जहां फैल जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अब दूसरा इसका पॉइंट देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी संपूर्ण उत्तरी मैदान और कुछ क्षेत्र राजस्थान एवं गुजरात में फैली हुई है। कह रहा कि जलोढ़ मिट्टी है वे पूरे संपूर्ण उत्तरी क्या है, उत्तरी मैदान में। जो उत्तरी मैदान का क्षेत्र में आता है कौन कौन, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये सब क्षेत्र में क्या आता है, उत्तरी क्षेत्र में आता है। उसके बाद कुछ क्षेत्र में जैसे राजस्थान के क्षेत्र एवं गुजरात के क्षेत्र में ये मिलती है। माने ये सब कहाँ ये मिट्टी देखने के मिलती है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरस और चूना पाया जाता है। कहता है कि जलोढ़ मिट्टी में और क्या सब पाया जाता है, तो पोटास और फास्फोरस। पोटास की मात्रा, फास्फोरस और चूना की मात्रा उसमें क्या होता है, अधिक रहता है। कहते जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन और जीवाश्म की मात्रा कम में पाया जाता है। जिसमें क्या है, जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन और जीवाश्म की मात्रा कम पाया जाता है। इसलिए जब हम लोग खेती करते हैं इधर उत्तर भारत के जो क्षेत्र में है तो ये
नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूरिया खाद का प्रयोग करते हैं। यूरिया सबसे अधिक हम लोग डालते हैं कि हमारे जो मिट्टी में नाइट्रोजन का कमी है उससे क्या हो पूरा हो जाए। उसके बाद कहता है कि जलोढ़ मिट्टी में विभिन्न प्रकार के फसलें जैसे तिलहन, गन्ना, चावल, गेहूं और अन्य फसल उगते हैं। कहा कि जलोढ़ मिट्टी में अनेक प्रकार के फसल उगते हैं, जैसे तेलहन। तेलहन में क्या, जैसे सरसों हो गया, सूरजमुखी का हो गया, ये सब क्या सभी तेलहन फसल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद होता है गन्ना, चावल, गेहूं और अन्य फसल उगते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है कि जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र में फैली हुई है, 6.4 करोड़ हेक्टेयर में। कहा कि और ये सबसे अधिक क्षेत्रों में फैला हुआ है, कितना, तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर। अगर प्रतिशत की बात किया जाए तो हमारे जितने भी क्षेत्रफल है उसके लगभग कितने प्रतिशत, 44% भाग पर। कितने भाग पर, तो 44% पर जलोढ़ मिट्टी फैला हुआ है। दूसरा है, अब हम देखते हैं जलोढ़ मिट्टी। कहा कि आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं। आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। पहला है पुराना जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी। पहला कौन है, पुराना जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी। दूसरा है नया जलोढ़ मिट्टी या खादर मिट्टी। दूसरा कौन है, नया जलोढ़ मिट्टी या खादर मिट्टी। तो आप पुराना जलोढ़ मिट्टी के या बांगर मिट्टी के बारे में जानते हैं। तो क्या कहते, वैसा जलोढ़ मिट्टी जिसमें कंकरों की संख्या अधिक होती है, पुराना या बांगर जलोढ़ मिट्टी कहता है। कि ऐसा जलोढ़ मिट्टी जिसमें क्या हो, कंकरों की संख्या अधिक हो, क्या हो, कंकरों की संख्या अधिक हो, उसे क्या कहता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी कहते हैं। उसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी, किसको, तो जिसमें कंकरों की मात्रा क्या हो, अधिक हो। उसके बाद था नया जलोढ़ मिट्टी या खादर मिट्टी। वैसा मिट्टी जिसमें बांगर मिट्टी की तुलना में महीन कण अधिक पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, खादर मिट्टी या नया जलोढ़। क्या कहता है कि जिस क्या इसकी तुलना में क्या होता है, महीन कण पाए जाते हैं। इसमें तो ये इसमें क्या था, अधिक मात्रा में कंकर की मात्रा था, इस कंकरों की अपेक्षा इसमें क्या हो, कम मात्रा में क्या हो, मिलता हो कंकर, सब महीन कण पाया जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, नया जलोढ़ मिट्टी या खादर मिट्टी कहते हैं। आगे देखते हैं दूसरा। दूसरा है मिट्टी के प्रकार में, दूसरा कौन, काली मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी। काली मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी, काली मिट्टी को ही हम दूसरा नाम के रूप में रेगुड़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं क्या, काली मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने की मात्रा अधिक होती है। कह रहा है जो काली मिट्टी है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम और चूने की मात्रा अधिक होती है इसमें, लेकिन फास्फोरस की मात्रा कम होती है। कह रहा है ये कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने की मात्रा अधिक होता है, लेकिन उसमें क्या कम होता है, तो फास्फोरस की मात्रा कम होती। क्या किसकी मात्रा कम होती है काली मिट्टी में, तो फास्फोरस की मात्रा कम होती है। कहता है जिस मिट्टी का रंग काला होता है वह काली मिट्टी कहलाते हैं। जिस मिट्टी का रंग क्या हो, काला हो, उसको क्या कहते हैं, काली मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाया जाता है। क्या कहता है, काली मिट्टी कहां कहां मिलता है, कहता महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। और कह रहा कि काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। काली मिट्टी में कपास की खेती अत्यधिक उपयुक्त होती है। माने सबसे अच्छा अगर बात किया फसलों की बात, तो काली मिट्टी में सबसे अच्छा फसल कौन सा होता है, तो कपास की फसल होता है। काली मिट्टी 6.4 करोड़ हेक्टेयर में फैली हुई है। कह रहा कि काली मिट्टी कितने पे फैला हुआ है, 6.4 करोड़ हेक्टेयर में फैली हुई है, लगभग 18% है। जो पूरे क्षेत्रफल जितने भी है मिट्टी के क्षेत्र में उसमें 18% है। काली मिट्टी में विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न, माने क्या उसमें फसल, कौन खाद्यान्न खाने वाले फसल, जैसे तिलहन, सूरजमुखी, गन्ना, कपास आदि फसलें उगाई जाती है। कह रहा इसमें विभिन्न प्रकार की फसल जैसे कौन कौन, तिलहन, सूरजमुखी, गन्ना, कपास इत्यादि फसल उगाई जाती है।
फिर अगला देखते हैं, अगला जो हम लोग पर जानते हैं, अगला है लाल मिट्टी। क्या है? लाल मिट्टी। लाल मिट्टी या पीली मिट्टी, क्या है? लाल मिट्टी या पीली मिट्टी। जानते हैं लाल मिट्टी के बारे में? भारत में दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी दिशा में रवेदार आग्नेय चट्टान पर कम वर्षा वाले भागों में पाई जाने वाली मिट्टी को लाल या पीली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कहता कि दक्कन के पठार के पूर्वी भाग और दक्षिणी दिशा में जो मिट्टी पाए जाते हैं, क्या? आग्नेय चट्टान पर कम वर्षा वाले भाग में जो मिट्टी पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? लाल मिट्टी या पीली मिट्टी के नाम से जानते हैं। कहता कि लाल मिट्टी में लौह धातु के कारण रंग लाल होता है। कहता कि लाल मिट्टी का रंग क्यों लाल होता है? तो लौह धातु के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। और जलयोजन के कारण इसका रंग पीला होता है। और इसमें क्या होता है? जलयोजन के कारण इसका रंग क्या होता है? पीला होता है। उसके बाद यह मिट्टी भारत के उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के दक्षिणी छोर पर पाई जाती है। कहता है ये मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो उड़ीसा में, भारत के कहा? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य गंगा के दक्षिणी छोर में पाई जाती है। कौन? लाल मिट्टी। कारण इसका पीएच मान 6.6 से लेके 8.0 के बीच होना चाहिए। किसका? लाल मिट्टी का जो पीएच मान है वो 6.6 से लेके कितना तक होना चाहिए? तो 8.0 तक होना चाहिए। कारण इसका विस्तार 7.2 करोड़ हेक्टेयर में है। इसका विस्तार करा कि सबसे अधिक 7.2 करोड़, जो लगभग हमारे क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर है? 19% भाग पे है। कौन? लाल मिट्टी या पीली मिट्टी। अब अगला फिर मिट्टी के प्रकार में देखते हैं। अगला है लेटराइट मिट्टी। चौथा क्या है? लेटराइट मिट्टी। तो लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान, अत्यधिक वर्षा वाले भाग में पाया जाता है। कहां? कहा कि जहां पर अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक तापमान होता है उस क्षेत्र में जो मिट्टी पाए जाते हैं उसे हम लेटराइट मिट्टी कहते हैं। इसका गुण देखते हैं। कहते हैं इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। इसमें सभी चीज की मात्रा अधिक होता है लेकिन ह्यूमस की मात्रा क्या होता है? कम रहता है। इसका क्षेत्र माने ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है। कहाँ कहता है? ये कहाँ कहाँ मिलता है? तो कर्नाटक में मिलता है। लेटराइट मिट्टी कहाँ कहाँ मिलता है? तो कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम के क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें कहता है इसका मुख्य फसल काजू होता है। जो लेटराइट मिट्टी में पाए जाने वाले मुख्य फसल कौन होता है? तो काजू होते हैं। फिर अगला प्रकार देखते हैं। पांचवा है मरुस्थलीय मिट्टी या रेतीली मिट्टी। पांचवा कौन है? मरुस्थलीय मिट्टी या रेतीली मिट्टी। तो इस प्रकार देखते कहां कहां इसका क्या विशेषता है? मरुस्थलीय वाले भाग में पाए जाने वाले मिट्टी को मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं। कि मरुस्थल के क्षेत्र में जो मिट्टी पाए जाते हैं उसे ही मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं। इसमें मरुस्थलीय मिट्टी लाल तथा भूरे रंग की होती है। कह रहा कि इसका जो मिट्टी पाया जाता है वे लाल या भूरे रंग की होती है। इसमें ह्यूमस एवं नमी की मात्रा काफी कम होती है। कह रहा है कि इस मिट्टी में नमी माने पानी की कम मात्रा और ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है। उसके बाद यह राजस्थान तथा गुजरात के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका अगर क्षेत्र की बात, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो गुजरात के क्षेत्र में और राजस्थान के क्षेत्र में। गुजरात तो सबसे अधिक कहाँ का? राजस्थान के क्षेत्र में पाया जाता है। क्यों? वहां की एक थार मरुस्थल प्रसिद्ध है अभी तक, जो हमारे भारत की सबसे बड़ा मरुस्थल है। कि उस क्षेत्र में जो मिट्टी पाए जाते हैं वही कहलाता है मरुस्थलीय मिट्टी। क्योंकि वहां की पानी की मात्रा बहुत कम है, पानी नहीं होता है। ये भी क्या हम लोग मरुस्थलीय भूमि के नाम से जानते हैं, जो हमारे भारत में गुजरात राज्य में है।
अब छठा नंबर है वन या पहाड़ी मिट्टी। वन या पहाड़ी मिट्टी, पर्याप्त वर्षा होने वाले पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी को वन या पहाड़ी मिट्टी कहते हैं। कहता है कि जहां पर पर्याप्त माने बहुत अधिक क्या हो, वर्षा हो, क्या हो, वर्षा हो, वहां पर जो मिट्टी पाए जाते हैं उस वहां पर क्या मानते हैं, मिट्टी पाए तो उसे को हम क्या कहते हैं, वन या पहाड़ी मिट्टी कहते हैं। जैसे ये जो भी पहाड़ी एरिया हो गया, जैसे देखेंगे तो उत्तराखंड के क्षेत्र में, उसके बाद हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में, मेघालय के क्षेत्र में, ये सब जो मिट्टी वहां पर पाया जाता है तो ये मिट्टी को हम क्या कहते हैं, वन या पहाड़ी मिट्टी कहते हैं। सातवां है लवणीय और क्षारीय मिट्टी। लवणीय और क्षारीय मिट्टी, तो यह मिट्टी छिटपुट रूप से विभिन्न भागों में पाई जाती है। कहते लवणीय जिसमें क्या हो, नमक की मात्रा हो, या क्षारीय जिसका पीएच में क्या हो 7 से अधिक होता है, उसे हम क्षारीय मिट्टी कहते हैं। कहता है कि यह मिट्टी छिटपुट रूप से, मान लीजिए ये इसका भाग कहीं एक जगह फिक्स नहीं है, ये कहीं कहीं देखने को मिलता है, तो इस मिट्टी को हम क्या कहते हैं, लवणीय या क्षारीय मिट्टी कहते हैं। इसका जगह कोई एक जगह नहीं है, कहीं कहीं छोटा थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। उसके बाद है आठवां में पीट या जैविक मिट्टी या दलदली मिट्टी। क्या है, आठवां में है पीट या जैविक मिट्टी या दलदली मिट्टी। कहता यह मिट्टी की भी छिटपुट रूप में पाई जाती है। जो हमारी जैविक या दलदली मिट्टी है ये भी कहीं एक जगह दिखाई नहीं देता, ये क्या दिखाई देता है, छिटपुट रूप में कहीं कहीं दिखाई देता है। जो हमारे भारत में कहीं कहीं ये मिट्टी देखने को मिलता है। फिर आगे देखते हैं मिट्टी का कटाव। क्या है, अगला पॉइंट है मिट्टी का कटाव। ये टॉपिक क्या कहते हैं, मिट्टी के कटाव और बहाव की प्रक्रिया को मृदा का कटाव कहते हैं। क्या कहते हैं, मिट्टी के कटाव और बहाव की प्रक्रिया को मिट्टी के क्या कहते हैं, कटाव कहते हैं। जैसे इसका निम्नलिखित कारण है, जैसे पवन, हिम नदी और जल इत्यादि। ये कहता है कि ये कैसे कटाव हो सकता है, तो दिखाया देखिए, ये क्या था, पहले सड़क था और ये मिट्टी क्या हो गया, इधर पानी होने के बाद ये क्या है, नीचे चला गया कट के, तो ये क्या कहलाएगा, ये जल द्वारा हो गया। उसके बाद देखिए वायु के द्वारा होता है, ये क्या है, पवन या वायु के द्वारा ये हो गया। जब पहाड़ी एरिया पर हम लोग जाते हैं या कहा जाते हैं, पहाड़ी एरिया पर या जहां पर क्या कहते हैं, तो यहाँ पर धूल क्या कहते हैं, जब पवन तेज चलती है या राजस्थान के क्षेत्रों में देखा जाता है जब मिट्टी एक जगह से उड़ा के दूसरे जगह लेके चला जाता है, उसी को कहते हैं कि पवन द्वारा मिट्टी का कटाव। उसे क्या कहते हैं, पवन के द्वारा मिट्टी का कटाव कहते हैं। जैसे इसका और एग्जाम्पल हम देखते हैं जल के द्वारा, जब वर्षा होता, तेजी से वर्षा होता है तो कहीं हम लोग मिट्टी रहता है भराए हुए रहते हैं, तो उसमें तेज बारिश होने के नाला टाइप का बना देते हैं। क्या बनाते हैं, नाला टाइप का, मिट्टी काट के लेके चले जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, मिट्टी को कटाव कहते हैं। ये सब हम तो गांव घर में भी देखते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं मृदा संरक्षण। क्या है, अगला जो टॉपिक है कि मृदा संरक्षण माने क्या, बचाव। उसको कैसे बचाएंगे, मिट्टी के कटाव तथा भूमि के निम्नीकरण से मिट्टी की उर्वरता में कमी को रोकने की प्रक्रिया को मृदा संरक्षण कहते हैं। कहता है कि मिट्टी के कटाव या भूमि निम्नीकरण, भूमि निम्नीकरण हम लोग पहले जानते थे कि पोषक तत्व में कमी हो गया या मिट्टी की उर्वरता में कमी होने को रोकने के लिए जो प्रक्रिया हम लोग अपनाएंगे उसी को क्या कहेंगे, मिट्टी का संरक्षण कहेंगे। कहता कि भारत सरकार ने इसके लिए 1953 में ही केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। क्या किया इसके लिए, 1953 में हमारे भारत सरकार ने केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया। इसका हम देखते हैं कि संरक्षण कैसे करते हैं। इसका आपका क्या,
संरक्षण का उपाय कि हम लोग मिट्टी को कैसे संरक्षण करेंगे या बचाएंगे। पहला है, देखिए उसमें सही तरीके से कृषि की प्रक्रिया को अपनाकर, कह रहा कि कृषि कर रहे हैं तो ऐसा कृषि करेंगे कि जिससे क्या हमारे मिट्टी की कटाव या उसमें भूमि मृदा के निम्नीकरण में कोई प्रभाव न पड़े। क्या करें? निम्नीकरण पर या मिट्टी के कटाव में प्रक्रिया पर कोई प्रभाव न पड़े, इसीलिए उसको सही तरीका अपना के हम क्या करेंगे? कृषि करेंगे। दूसरा है जुताई की सही प्रक्रिया को अपनाकर। दूसरा, जुताई की सही प्रक्रिया अपनाएंगे कैसे? मान लीजिए कहीं पहाड़ पर हम खेती कर रहे हैं, क्या ये मान लो पहाड़ी एरिया है, इस पर हम खेती कर रहे हैं। मान लीजिए कोई अगर ऐसे हम हल जुताई करते हैं, क्या करते हैं? ऐसे हल जुताई करेंगे, बारिश होगा, बारिश होने के बाद ये मिट्टी लेके भाग जाएगा, तो ये क्या हमारे लिए घाटा है, क्योंकि इससे मृदा के क्या होगा? हानि होगा, कटाव होगा। अगर ये इसको हम मान लीजिए यहाँ क्या करेंगे, एक पहाड़ी एरिया है, इसको यहाँ पर ऐसे जुताई करें, या इसको हम कोई घास की पट्टियां लगा दे, क्या लगा दे? घास की पट्टियां लगा दे, इसको ऐसे जोते। घास की पट्टियां लगाने के बाद ऐसे हम जोतेंगे तो क्या होगा? मृदा के संरक्षण होगा। या जुताई की सही प्रक्रिया अपना कर हो गया। फसल चक्रण अपना कर, क्या कहता है कि जिस भूमि में हम लोग एक बार फसल करते हैं उसमें बार बार वही फसल नहीं करेंगे, उसके एक बार फसल करने के बाद फिर दूसरा बार उसको क्या करेंगे? चेंज कर देंगे, वही कहलाता है फसल चक्रण अपना कर। चौथा, खेती, खेत पानी से डूबा न रहे इसके लिए जल के विकास का समुचित प्रबंध करना। मान लीजिए जहां पर हमेशा जल लगा हुआ रहता है, इसके लिए हम लोग क्या करें? कोई नाला की व्यवस्था करेंगे, उसमें से पानी निकल जाए, वहां पर जल जमाव नहीं रहे। ठीक है। स्थानांतर कृषि पर प्रतिबंध लगाकर, स्थानांतर कृषि या इसी को हम कहते हैं कि झूम खेती। क्या कहते हैं इसी को? दूसरा नाम कहते हैं झूम खेती। तो आदिवासी के लोग जो होते हैं, आदिवासी जो लोग होते हैं, वे क्या करते हैं? कृषि के लिए जंगल को काट के साफ करते हैं, उसमें कुछ दिन तक कृषि करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? उसको छोड़ देते हैं। जब उसमें क्या करते हैं? उसमें पोषक तत्व की कमी हो जाता है, उसमें भूमि निम्नीकरण होने लगता है, तो ये छोड़ के फिर दूसरी जगह जाता है और उसको फिर वह जंगल साफ करता है और फिर वहां पर कृषि करने लगता है। तो इस सब पर क्या किया जाए? प्रतिबंध लगाया जाए। तो हम लोग जैसे यही करता कि प्रतिबंध लगा के हम लोग क्या करते हैं? मृदा को संरक्षण कर सकते हैं। तो फिर आज की क्लास मेरा यही खत्म हो गया और इसी के साथ मेरा एक्सरसाइज 2 भी खत्म हो गया, ये अध्याय पूरा हो गया। फिर अब हम मिलेंगे अगले क्लास में या नेक्स्ट क्लास में, तो अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे।